नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, क्या आपको पता है रेलवे एनटीपीसी का इसके पहले 2015 में एक नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद आया था 2019 में नोटिफिकेशन। और इसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, उनमें से 95% बच्चे ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने खुद के दम पर एग्ज़ाम को निकाला था और सिलेक्शन लिया था, गवर्नमेंट जॉब अपनी ली थी 2015 में और 2019 में। 2019 में लगभग लगभग 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई थी आरआरबी एनटीपीसी की। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कोचिंग के बिना पहले ही प्रयास में घर बैठे कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रहा हूं पहले प्रयास में। देखिए यहाँ पर ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिएगा कि जो बच्चे पहली बार तैयारी करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनके एग्ज़ाम निकालने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, बजाय जो बच्चे बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? और जो बच्चे बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपने 2019 में भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा और किसी कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उन बच्चों को भी बताने वाला हूं कि आपको अब अपनी तैयारी कैसे करनी है। देखिए 5 साल हो गए हैं, 2019 से हम 2024 में आ गए हैं। अब सोचिए 5 साल में कंपटीशन कितना बढ़ गया होगा, कैसे कैसे बच्चे आ गए होंगे। जनरेशन चेंज हो जाती है 5 सालों में। 5 साल में ऐसी जनरेशन आ गई है दोस्तों कि वो जनरेशन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर आप कितने भी साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका 1 साल तैयारी करना, सिर्फ 1 साल या 6 महीने तैयारी करना आपके 5 सालों पर भारी पड़ जाएगा। और कैसे तैयारी करते हैं, आखिर क्यों नए नए बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं? अक्सर देखना आप एग्जाम में 2019 का आप उठा के देख लीजिए रिजल्ट। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, 80 to 90% बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी उम्र 25 से कम रहती है। तो ऐसा कैसे होता है कि नई जनरेशन फर्स्ट एग्जाम निकाल देती है? क्या वो ज़्यादा पढ़ रही है? इसका एक सीधा सिंपल रीज़न रहता है दोस्तों, उनका जो पढ़ने का तरीका है, उनको जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, लेवल बहुत बढ़ गया है। जो नए नए बच्चे हैं, आप देख लीजिएगा आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो कैसे पढ़ रहा है। आप देखेंगे कि जो दूसरी तीसरी या फिर फिफ्थ क्लास से जो कम में बच्चे हैं, आजकल उनका सिलेबस उठा के एक बार देख लीजिए कि वो किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका बेस किस तरह का बन रहा है। तो ये बच्चे जब आपके साथ कॉम्पिटिट करेंगे तो सोचिए आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न आता है दोस्तों कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना कोचिंग के घर बैठे कैसे ही अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। 100% सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों, 100% सिलेक्शन मिलेगा आपको। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आप पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जिनको 2019 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन वो इस बार 2024 में, जहां पर रेलवे बम्पर वैकेंसीज निकालने वाला है रेलवे एनटीपीसी में, आप 100% अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे और जो मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको उसको फॉलो करना है, आप 100% एग्जाम में सिलेक्शन ले लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जून या फिर जुलाई में देखने को मिल सकता है। जून या फिर जुलाई 2024 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है दोस्तों कि अभी चल रहा है आपके पास मई, और आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक चीज़ पता होना चाहिए कि एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कितने समय में अच्छी हो सकती है। तैयारी करने के लिए समय समय कितना लगता है? अगर आप ये मान के चले कि रेलवे एनटीपीसी तैयारी करने के लिए आपको 1 साल का समय लगेगा या फिर 2 साल का समय लगेगा या फिर 5 साल का समय लगेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की, तो आपके लिए 3 महीने ही पर्याप्त होते हैं। 3 महीने ही पर्याप्त है अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें। यहाँ पर आपको अगर 3 महीने में आपको एग्ज़ाम निकालना है कोई सा भी, मैं आपको बता दूं रेलवे एनटीपीसी का, तो आपके पास 3 महीने का एक अच्छा शेड्यूल होना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा शेड्यूल रखना है आपको, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको इसके अंतर्गत। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आने वाला है रेलवे एनटीपीसी 2024 में,
कितना आने वाला है। और आपको देखिए इंटरनेट पर बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप मार्केट में भी जाएंगे तो अगर आप बुक्स लेने जाएंगे तो 100 से अधिक बुक्स आपको मिल जाएगी। इंटरनेट पे भी इतनी आपको कंटेंट मिलेगा कि कोई कमी नहीं है कंटेंट की। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपको कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, कैसा कंटेंट पढ़ना है। देखिए रेलवे एक ऐसी एग्ज़ाम होती है जिसमें सिलेक्शन लेना एक प्रकार से कहा जाए तो टफ भी है दोस्तों, और बहुत इजी भी है। इजी इसलिए है कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है रेलवे में सिलेक्शन लेना। वहीं बात की जाए कि अगर आपको पता नहीं और आप बहुत पढ़ के जा रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं लगा तो आपको टफ लगेगी। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको ये पता पड़ गया कि अगर रेलवे एनटीपीसी की तैयारी 3 महीने में हो सकती है तो आपके पास ये 3 महीने का एक अच्छा शेड्यूल होना चाहिए दोस्तों। एक ऐसा शेड्यूल होना चाहिए दोस्तों जिसको आप 3 महीने तक कंटिन्यू फॉलो कर पाएँ। और मैं बता दूं आपको, अगर 3 महीने अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में आसानी से अपना सिलेक्शन ले लेंगे। यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि आपको पढ़ना कितना है। मतलब मैं बताऊं आपको कि अगर 24 घंटे होते हैं एक दिन में तो आपको कितना पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा 3 महीने तक कंटिन्यू 10 से 12 घंटे ईमानदारी के साथ 10 से 12 घंटे की अगर पढ़ाई कर लेता है दोस्तों, तो उसका एग्ज़ाम में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि 10 से 12 घंटे बहुत कम होते हैं, हम तो 16 घंटे की पढ़ाई करेंगे साहब, हम तो 16 घंटे पढ़ेंगे और बचे हुए घंटे में हमारा नहाना धोना खाना पीना सोना सब आ जाएगा। कुछ बच्चे 18 घंटे भी पढ़ेंगे। मैं बता दूँ 16 घंटे 18 घंटे ये सब फालतू की चीज़ें हैं, आप इन पर भरोसा मत कीजिए। ये 10 से मैक्सिमम 12 घंटे अगर जिस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ाई कर ली पर डे, मैं कह रहा हूँ पर डे ईमानदारी के साथ, वो 100% अपना एग्जाम में सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है ना। 3 महीने। अब आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपने ये पता कर लिया 3 महीने में तैयारी हो जाएगी। आपने ये पता कर लिया, एक अच्छा शेड्यूल बना लिया कि 10 से 12 घंटे पढ़ना है। अब इस 10-12 घंटे को आपको पर डे कैसे डिवाइड करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको एनटीपीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि आपको अपने जो 10 से 12 घंटे पर डे अगर आप पढ़ाई को देंगे तो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि आपको पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी कैसी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने स्टेज में एग्ज़ाम होगा। कुछ बच्चों को पता होगा कि कितने स्टेज में एग्ज़ाम है, स्टेज 1 और स्टेज 2, 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। लेकिन स्टेज 1 दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होता है और यहाँ पर 100 MCQ आते हैं, जिसमें से अगर बात की जाए दोस्तों तो 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। अगर बात की जाए स्टेज 2 की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है और यही डिसाइड करता है दोस्तों कि आप अपना सिलेक्शन लेंगे कि या नहीं लेंगे। मेरिट इससे डिसाइड होती है। अगर इसमें बात की जाए दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 120 देखने को मिलेंगे। और वहीं बात की जाए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन टॉपिक वाइज तो 35, यहाँ से देखिएगा दोस्तों 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ्स के, 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीजनिंग के और यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे दोस्तों जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। ये एक मैं आपको बता दूं कि जो आप पर डे का आपका डेली का शेड्यूल बनाएंगे तो इसको एक बार ध्यान में रखिए कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किसका वेटेज ज़्यादा है किसका वेटेज कम है, हमको किसको ज़्यादा समय देना है और किसको कम समय देना है, और क्या हमें स्टेज 1 की तैयारी और स्टेज 2 की तैयारी साथ साथ करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टेज 1 और स्टेज 2, 2 स्टेज होते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2, तो इनकी तैयारी क्या हमें तैयारी साथ साथ करना चाहिए या फिर अलग अलग तैयारी करना चाहिए। तो देखिए आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस ये दोनों तीनों चीज़ तो कॉमन है स्टेज 1 के अंदर भी स्टेज 2 के अंदर भी, तो हम इनकी तैयारी तो साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों लेवल की, लेवल क्वेश्चन का लेवल, तो मैं आपको बता दूं स्टेज 1 में जो लेवल आता है दोस्तों बहुत इजी आता है और स्टेज 2 का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है।
वहीं बात की जाए स्टेज 1 में, तो इसका कट ऑफ की बात की जाए, अब क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ भी महत्वपूर्ण है, तो हमको कट ऑफ भी जानना पड़ेगा स्टेज 1 और स्टेज 2 का। तो अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 के कट ऑफ की बात की जाए, तो स्टेज 1 का दोस्तों कट ऑफ बहुत कम जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि 20 गुना बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है, तो इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। आसानी से आप इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा होता है दोस्तों कि अगर आप 99 पे आउट होते हैं, तो आपका शतक नहीं माना जाता है। आपको 1 रन और चाहिए, आपको 100 ही करना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है अगर आप स्टेज 1 निकाल भी लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप स्टेज 1 के निकालने को स्टेज 2 के निकालने में कन्वर्ट नहीं करें। मतलब आपको स्टेज 2 भी निकालना है। और कुछ पोस्ट ऐसी होती है दोस्तों जहाँ पर आपको साइको टेस्ट भी देना होता है, टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है, तो वो उनकी हम अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टेज 2, तो स्टेज 2 थोड़ा सा टफ रहता है, और इसको निकालना थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता है जितना कि स्टेज 1 होता है, क्योंकि यहाँ से मेरिट बनती है। यहाँ पर पॉइंट में भी नंबर पर ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं या फिर अंदर हो सकते हैं। तो समझने की बात है दोस्तों, स्टेज 1 और स्टेज 2 की आपको साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग अलग है, इसलिए आपके क्वेश्चन के लेवल को आपको अलग अलग पढ़ना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आपको शेड्यूल कैसे बनाना है। तैयारी आपकी 3 महीने में हो जाएगी। आपका पैटर्न थोड़ा सा मैंने एग्जाम का बता दिया है। इसके बेस पे हम बनाने वाले हैं हमारे पर डे का शेड्यूल। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 घंटे, ध्यान से देखिएगा, 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप ये मान के चलिए, मैं अभी आपके लिए क्या है कि एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में, यहाँ पर मैं आपको 90 डेज़ का मैंने 3 महीने का बताया है, लेकिन 30 दिन में भी आप तैयारी को कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत स्पीड से हो जाएगा, इसलिए हम 90 डेज़ का ही लेके चलेंगे। 90 डेज़ में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 6 से 7, अगर मान लीजिए कि आपने अपने सारे सुबह के दिनचर्या के जितने भी जो भी आपकी जो भी काम करते हैं आप, सुबह फ्रेश होना, नहाना धोना, जो भी एक्सरसाइज करना, वो कंप्लीट कर लेते हैं 6 से 7, जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो गई है। अगर आप 7 बजे से पढ़ने पड़ते हैं, तो 7 से लेके 10 बजे तक आपको सिर्फ एक सिटिंग में दोस्तों, कंटिन्यू सिटिंग लगानी है आपको। जीके एंड करंट अफेयर, दो चीज़ आपको डेली सुबह पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, उसके लिए मैं अलग से मैं आपको जो डे वाइज वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। लेकिन डेली सुबह 3 घंटे आपको क्या पढ़ना है, जीके एंड करंट अफेयर्स, जिसमें करंट अफेयर्स आपको ये मान के चलिए कि 30 मिनट पढ़ना है, जिसमें डेली का भी पढ़ना है, साथ साथ पिछला अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़िए और रिवाइज कीजिए। और जीके पढ़िए। जीके में जैसे कि होगा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं होती हैं वो भी पढ़ सकते हैं। करंट के इश्यूज चल रहे हैं वो आप करंट अफेयर्स में पढ़ सकते हैं। तो ये 7 से 10, तो सबसे पहले हमारी 3 घंटे की पढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। 10 से 10 से 10 से 10:30 का एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, जहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, क्योंकि आप कंटिन्यू आपको पढ़ाई नहीं करना है। 10 से 10:30 या फिर 11 बजे तक का एक ब्रेक ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटे का आप ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आपको अगर पेपर पढ़ना हो या फिर अन्य कोई भी थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर अपने मन में आपको जुड़े रहना है स्टडी से, ठीक है ना। तो 3 घंटे का आपने पहला शेड्यूल 7 से 10 कंप्लीट कर लिया। अब अगला आपको जो शेड्यूल है दोस्तों, 11 से लेके 1 बजे तक आपको क्या करना है दोस्तों। 11 बजे से 1 बजे तक आपको 2 घंटे के लिए क्या पढ़ना है दोस्तों, मैथ्स पढ़ना है, गणित पढ़ना है। गणित में भी आप किस तरह पढ़ेंगे, ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 1 घंटे तो आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दें, और साथ में 1 घंटे क्या करें, जो आपका टॉपिक कमज़ोर है उसके कॉन्सेप्ट्स देखें, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। साथ साथ मैथ्स में ये कोशिश कीजिए कि आप एक फॉर्मूले की बुक बना लीजिए दोस्तों, फॉर्मूले की बुक बना लें, जो लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 4-5 दिन पहले, जब एकदम प्रेशर बढ़ने लगता है कि अब हमें कैसे तैयारी करनी है, तो उस समय ये फार्मूला बुक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनके लिए एक बुक, और ये 2 बुक मेंटेन कर ली आपने, 2 कॉपी मेंटेन कर ली, तो लास्ट के 4-5 दिनों में आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। और आप ये मान के चलिए कि गणित में आपको स्टेज 1 में 30 में से 30 और स्टेज सेकंड में दोस्तों 35 नंबर भी आ सकते हैं। और मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जहाँ पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कोरिंग टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथ्स, ठीक है ना। 100% मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई संभावना नहीं होती है
क्वेश्चन के गलत होने की, अगर आपका पकड़ अच्छी है सब्जेक्ट पे। तो आप क्या, मैंने क्या बता दिया आपको, सुबह आपने 7 से 10 जीके कंप्लीट कर लिया, जीके एंड करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया, और सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आपने क्या कंप्लीट कर लिया, मैथ्स कंप्लीट कर लिया। अब समझ के चलिए, अब 1 बजे हो सकता है आप लंच करते हैं, 1 से 2 आपने लंच करा, ठीक है ना। अब अगली स्टडी हम 2:30 बजे या फिर 3 बजे, आप जितनी बजे भी स्टार्ट करें, 3 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक, 5 या 5:30 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप रीजनिंग कीजिए, ठीक है ना। रीजनिंग कीजिए, और रीजनिंग में भी आपको वैसे ही करना है। आपको 1 घंटे, 1 सवा घंटे, 1.5 घंटे आपको इसके मॉक टेस्ट देना है, और बचे हुए समय में आपको वो टॉपिक कंप्लीट करना है दोस्तों जिन टॉपिक पर आपकी पकड़ नहीं है, या फिर जो कमज़ोर हैं, या फिर कॉन्सेप्ट आपके जो वीक है। यहाँ पर आप एक बुक कॉपी बना सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं किसी टॉपिक में, तो वो किस तरह आपने यूज़ किए हैं, फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। होता क्या है कि एग्ज़ाम के लास्ट वाले दिनों में यही आपकी कॉपी आपके साथ रहेगी, तो आप 3 से 4 दिन जब बचेंगे एग्ज़ाम के स्टेज 1 या स्टेज 2 के, तो उसको रिवाइज़ कर पाएंगे। और ये लास्ट दिन नहीं बना सकते, इसलिए आज से ही इनको आप बनाना चालू कर दीजिए, मैथ्स और रीजनिंग कॉपी, जहाँ पर आप अच्छे फार्मूला और स्टैंडर्ड क्वेश्चन को मेंटेन करें। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 3 घंटे आपने जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ लिया, 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, और 2 घंटे रीजनिंग पढ़ ली, तो ये आपके 7 घंटे यहाँ पर कंप्लीट हो गए दोस्तों, 7 घंटे कंप्लीट हो गए। अब ये हमने सिर्फ स्टडी किए। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है, तो हम इस बचे हुए समय में क्या करेंगे दोस्तों, डेली आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, और एक मॉक टेस्ट अगर आप देंगे, तो ये मान के चलिए कि अगर जैसे कि अगर आप स्टेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास 90 मिनट का एक मॉक टेस्ट होता है, और 1 डेढ़ घंटे का, ये मान लीजिए कि 1.5 घंटे का अगर एक टेस्ट होता है, तो उसका एनालिसिस आप 1 घंटे तक करिए। हमने 7 घंटे की स्टडी कर ली थी, ये 2.5 घंटे यहाँ पर मेंटेन हो जाएंगे, 2.5 से 3 घंटे मॉक टेस्ट अच्छे से करिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी मॉक टेस्ट नहीं करना है मुझे, तो आप टॉपिक टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। टॉपिक टेस्ट, जो टॉपिक आप पढ़ा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज सुबह आपने 7 से 10 में हिस्ट्री पढ़ी है, या फिर करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो करंट अफेयर्स का एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए टॉपिक वाइज। साथ साथ अगर आपने मैथ्स के अंदर परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटे से टॉपिक का, जहाँ पर 10 से 20 क्वेश्चन रहते हैं एक छोटे से टॉपिक टेस्ट में, आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, टेस्ट बुक हो गया, बैंकर अड्डा हो गया, बहुत सारी प्रैक्टिस मॉक हो गया, या फिर जितनी भी चलती है ऑनलाइन, वहाँ से आप ले सकते हैं अच्छे वाले टेस्ट, जहाँ पर टॉपिक टेस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे आपके यहाँ पर मैनेज हो जाएंगे। इस प्रकार पूरा 10 घंटे का आपका शेड्यूल हो जाएगा। और ये जैसे 2 से 3 घंटे के मॉक टेस्ट लगाने हैं दोस्तों, ये आप शाम को लगा सकते हैं। जैसे 5 बजे तक हमने शेड्यूल बना दिया था, शाम को 7 से 9 या फिर 8 से 10 जितना भी समय है, 2-3 घंटे रात को खाना खाने के बाद आप लगा सकते हैं। ये पूरा शेड्यूल मैंने आपका कंप्लीट बता दिया है कि आपको अपने दिन का यूटिलाइज कैसे करना है। और इस तरह से अगर आपने अपने दिन का यूटिलाइज कर लिया दोस्तों, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ज़रूरी बात है। यहाँ पर आप एक गलती क्या करते हैं दोस्तों, एक गलती क्या करते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी कैसी मेंटेन करनी है, अगर मैंने बोला है कि 3 महीने तक आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, तो ये मान के चलिए कि 3 महीने तक करना ही। ऐसा नहीं हो कि बीच में 1 दिन या 2 दिन का गैप दे दिया, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, घूमने चले जाता हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू, जिस दिन अगर आपका छूट रहा है दोस्तों, तो वो आपके लिए गड़बड़ है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकलेगा। ये मान के चलिए आपको डेली 10 घंटे देना है, 3 घंटे जीके को, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे रीजनिंग, ये हो गया आपका 7 घंटे। और बचे हुए 3 घंटे में आप इनके टेस्ट दे दीजिए, टॉपिक वाइज छोटे छोटे टेस्ट दे दिए, या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दीजिए। इतना अगर आपने 3 महीने तक कंटिन्यू कर लिया, तो 100% आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी ज़रूरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप मॉक टेस्ट दें, तो मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस करते हैं दोस्तों, एनालिसिस बहुत बच्चे नहीं करते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, आपको पता है एग्जाम में सिर्फ 1% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। क्योंकि आपको पता है कि 2 करोड़, यहाँ पर 1 डेढ़ 2 करोड़ फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, और सिर्फ 35,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 2019 में। तो सोचिए कि आप 0.01% बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे। अब इतने कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो सोचिए कितना कंपटीशन है। गलती ये करते हैं कि आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट में अगर 100 में से 70 नंबर आए फॉर एग्जाम्पल, या फिर 60 नंबर मान लीजिए एकदम बेसिकली,
तो आप ये टारगेट कीजिए जो नेक्स्ट डे मॉक दें या फिर जब भी 2 दिन 3 दिन बाद अगर मॉक देंगे आप फुल लेंथ, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अब 65 आने चाहिए या फिर 70 आने चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है आपकी तैयारी 2 3 दिन में कितनी बढ़ गई है। तो वो कैसे होगा दोस्तों, जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 40 मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे। आपको पता पड़ा कि मेरे ये टॉपिक के 40 क्वेश्चन में से मैथ्स के 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए, रीजनिंग के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए और इनसे 2 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और मैंने जीके का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो आपके 5 से 7 नंबर बढ़ना चाहिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे दोस्तों, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि आपका ग्राफ कैसे होना चाहिए। आज अगर आपके यहाँ पर 60 नंबर आए हैं मॉक टेस्ट 1 में, तो मॉक टेस्ट 2 में आपके 65, 67, 69 इसे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ के हो सकता है कि 5वें नंबर वाले टेस्ट में आपके 68 नंबर आ गए, लेकिन ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 4 नंबर ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर पहले टेस्ट में आपको 60 नंबर आए और जो 5वां 6ठा टेस्ट दिया हो तो उसमें आपके 55 आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके हमेशा इम्प्रूव होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन को। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे। 60 नंबर में से जो 40 नंबर छूटे उसका अच्छे से एनालिसिस हुआ तो 100% आपके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे। और यही स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है दोस्तों जो बच्चे एग्जाम में टॉप करते हैं या फिर अपना 100% सिलेक्शन कंफर्म करते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको रेलवे एनटीपी संबंधित समय समय पर इंपॉर्टेंट वीडियो देता रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर आप इस तरह की और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।